नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नए वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारे आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हाई रिस्क मेडिकेशंस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब हम हॉस्पिटल में केयर देते हैं तो हम मेडिकेशंस का यूज़ लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट एंड अदर पर्पजेज। यहाँ हम ये बात करने वाले हैं कि आपके हाई रिस्क मेडिकेशंस क्या होती हैं। तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, हाई रिस्क मेडिकेशंस वो मेडिकेशंस होती हैं जिन्हें हमें या बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ देना होता है, क्योंकि उनका थोड़ा सा भी अमाउंट अगर ऊपर या नीचे होता है तो वो आपकी लाइफ के लिए, यानी अपना जो पेशेंट है उसकी लाइफ के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए हम ऐसी मेडिकेशंस को नाम देते हैं हाई रिस्क मेडिकेशंस। चलिए देख लेते हैं हम इस टॉपिक में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशंस के बारे में कि आपकी जो हाई रिस्क मेडिकेशन होती है उसका मतलब क्या है। सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कमस्टांसेस इंक्रीजिंग रिस्क एरर्स इन हाई रिस्क मेडिकेशंस, यानी कि आपकी कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं या फिर जिनमें बोल सकते हो आपकी ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी जिनमें आपके मेडिकेशनल एरर होने का चांस रहता है, हाई रिस्क मेडिकेशनल एरर होने का। नेक्स्ट है अपना जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब आप हाई रिस्क मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। लास्ट से पहले अपने एक टॉपिक है जिसका नाम है आपका वेरिफिकेशन। नेक्स्ट आपका वेरिफिकेशन मीन्स होता है कि आप वेरीफाई करोगे जब भी आप हाई रिस्क मेडिकेशन देने वाले हो। आप वेरीफाई करते हैं कि आपका जो मेडिकेशन है वो आपको कैसे देना है, यानी कि आप बोल सकते हैं आप वेरीफाई करेंगे पहले मेडिकेशन को दूसरे किसी पर्सन्स के साथ कि हाँ आपने ये ड्रग दी है। और लास्ट अपना जो टॉपिक है वो होगा लिस्ट ऑफ हाई रिस्क मेडिसिन, यानी कौन कौन सी हाई रिस्क मेडिसिन आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन के लिए अपन बोलते हैं, सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा APINCH एपिंच, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं हमने जो हाई रिस्क मेडिकेशंस होती हैं उनकी। एंटी इन्फेक्टिव, पोटेशियम, इंसुलिन, नार्कोटिक्स, कीमोथेरेप्यूटिक्स एंड हिपेरिन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हाई रिस्क मेडिकेशंस के। ये क्या होते हैं, किस काम में आते हैं और इनको हाई रिस्क क्यों बोलते हैं अपन, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, हाई रिस्क मेडिकेशंस वो होती हैं जिनको आपको बहुत ही हाई रिस्क होता है अगर आप पेशेंट को दोगे। तो अगर आपने थोड़ा भी एरर कर दिया, यानी थोड़ी सी भी गलती कर दी, तो आपके पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाता है। तो ऐसी मेडिकेशंस को अपन बोलते हैं हाई रिस्क मेडिसिन्स। ऑलराइट, देख सकते हैं आप, हाई रिस्क मेडिकेशंस आर ड्रग्स दैट बियर हाइटन्ड रिस्क ऑफ कॉजिंग सिग्निफिकेंट पेशेंट हार्म, यानी कि वो पेशेंट को हार्म पहुंचा सकते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसी ड्रग्स, अगर हार्म कब, ऐसे नहीं है कि आप उनको यूज़ ले रहे हो तब हार्म पहुंचा रहे हैं, अगर आपने कोई गलती कर दी, थोड़ा बहुत भी मेडिकेशन देने में या फिर आप बोल सकते हो डोज में थोड़ी बहुत गलती कर दी, तो वो पेशेंट को हार्म कर सकते हैं। ऐसी ड्रग्स को अपन हाई रिस्क ड्रग्स बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एरर विद दीज मेडिकेशंस आर क्लियरली डेविस्टेटिंग टू पेशेंट, यानी कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी गलती करी है तो पेशेंट के ऊपर उसके लक्षण जो होते हैं, साइन सिम्टम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस देखने को मिलेंगे और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी आ सकती हैं पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सर्कमस्टांसेस के बारे में कि जो गलत मेडिकेशनल एरर्स जो होते हैं, यानी कि आपने मेडिकेशन गलत दे दी हाई रिस्क वाली, उनको बढ़ाते हैं। कौन कौन सी ऐसी चांसेस होते हैं जिनमें ये चीज़ बढ़ी हुई रहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पुअरली हैंड रिटन मेडिकेशनल ऑर्डर्स, यानी कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है अगर उसने अपनी हैंड राइटिंग में थोड़ा ध्यान नहीं रखा, या फिर आप बोल सकते हो उनकी हैंड राइटिंग थोड़ी पुअर है, तो हम बोल सकते हैं कि आपके जो मेडिकेशनल एरर्स हो सकता है आप उनको गलत पढ़ लो, मेडिकेशन कोई और सी देनी थी आपको, आपने कोई और गलत मेडिकेशन पढ़ ली और उसको दे दिया। तो ये भी बड़ी वजह होती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज होता है हाई रिस्क मेडिकेशनल एरर आने का। सेकेंड है वर्बल डायरेक्शंस या ऑर्डर्स, यानी कि अगर आपने, डॉक्टर ने आपको वर्बल डायरेक्शन दिया है या वर्बली ऑर्डर दिया है, उसने रिटर्न फॉर्म में नहीं लिखा है, तो हो सकता है कई बार मिसकम्युनिकेशन की वजह से आप गलत ऑर्डर सुन लें और उस वजह से आप हाई रिस्क मेडिकेशन में गलत मेडिकेशन प्रोवाइड कर दें।
नेक्स्ट है सिमिलर प्रोडक्ट पैकेजिंग, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट आपको देना है, यानी जो आपको ड्रग देनी है, अगर उसकी पैकेजिंग किसी दूसरी ड्रग के, हाई रिस्क ड्रग के सिमिलर है, तो हो सकता है आप बाय मिस्टेक उसको ये मेडिकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमिलर मेडिकेशन नेम, यानी कि अगर कई बार क्या होता है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका नाम और उनका जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। ऐसी ड्रग्स को अपन लासा ड्रग्स बोलते हैं, यानी कि लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स बोलते हैं, यानी कि जो सुनने में भी सेम है और वो आपके दिखने में भी सेम है। तो ऐसी मेडिकेशंस जो होती हैं वो कई बार हम बाय मिस्टेक गलत दे देते हैं, यानी मेडिकेशनल एरर होने का चांस रहता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर पैकेजिंग लीडिंग टू इम्प्रॉपर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपके ड्रग पैकेजिंग के टाइम पे आपने मिस्टेक कर रखी है और उसकी वजह से, यानी कि सपोज आपको पाउडर फॉर्म में देना था वो ड्रग, जबकि आपके पास वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, आपके आईवी सॉल्यूशन में अवेलेबल है, या फिर आप बोल सकते हो आपके पास वो टैबलेट के रूप में अवेलेबल है, यानी आपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जैसे ड्रग होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी कई बार बाय मिस्टेक आप गलत वे में दे लेते हो, यानी कि गलत रूट से भी ड्रग दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका ओरल लिक्विड इन आईवी सिरिंज। कई बार क्या होता है, आपके जो आईवी सिरिंज होती है उनके अंदर, यानी कि आपका जो सिरिंज होता है उनमें हमने अगर मान लीजिए लिक्विड भर रखा है, यानी कि आपके जो ड्रग है वो भर रखी है। अब यहाँ पे क्या होगा, कई बार क्या होता है कि आपने मान लीजिए मैं हूँ, मैंने एक पेशेंट को केयर देनी है मुझे, आप मैंने क्या किया कि एक मेडिकेशन ली, उसको इंजेक्शन में भरा एंड मैंने उसको रख दिया वहाँ पे साइड में, एंड मैंने 2-4 मेडिकेशंस को एक साथ भर के रख दिया। अब हो सकता है कि मैं वो चीज़ भूल जाऊं बाद में कि मैंने कौन सी मेडिकेशन कहाँ पे रखी थी, या फिर आप बोल सकते हो उस इंजेक्शन में कौन सी मेडिकेशन है, तो मैं अगर मैंने इंसर्ट कर दी तो यहाँ पे हाई रिस्क रहता है मेडिकेशनल एरर आने का। नेक्स्ट है आपका टॉपिकल प्रोडक्ट्स स्टोर्ड इन आईवी वायल्स। कई बार क्या होता है, आपके जो सरफेस प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉपिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप टॉपिकल वे में यूज लेते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम आईवी वायल्स में सेव करके रखते हैं या स्टोर करके रखते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको पेशेंट में कई बार एरर्स देखने को मिल जाते हैं। आप उनको आईवी सॉल्यूशंस के थ्रू, यानी आप बोल सकते हो गलत रूट के थ्रू आप उनको इंसर्ट कर देते हो, जबकि आपको वो टॉपिकल रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करनी थी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स विद सिमिलर नेम्स इन द सेम लोकेशन, यानी कि अभी जो हमने बताया था लासा ड्रग्स जो होती हैं उनको अगर आपने सेम लोकेशन पे, सेम जगह पे आपने रख रखा है, तो उस वजह से भी कई बार क्या होता है आपके मेडिकेशनल एरर हो सकते हैं। कोई जो स्टाफ नर्स है या जो भी मेडिकेशनल दे रहा है, हो सकता है वो गलत मेडिकेशन यूज ले ले। नेक्स्ट है आपका सिमिलर एब्रीवेशंस। आपके जो एब्रीवेशंस होते हैं या निकनेम जो होते हैं वो भी कई बार सिमिलर होते हैं, तो ऐसे वजह से, यानी निकनेम सिमिलर होने की वजह से भी कई बार हम क्या करते हैं, गलत ड्रग को एडमिनिस्टर कर देते हैं, तो ये चीज़ भी कहलाती है आपके मेडिकेशनल एरर। लास्ट चीज अपन बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि आपने क्या कर दिया है, आपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको, उनका जो कंसंट्रेशन है उनको गलत तरीके से स्टोर करके रख रखा है। यानी कि सपोज आपके पास KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन पड़ा है, या आप बोल सकते हो वायल पड़ी है, आपने अब उसकी कंसंट्रेशन कितनी है आपने उसके हिसाब से उसको नहीं रखा है, तो हो सकता है हायर कंसंट्रेशन का डोज लग जाए पेशेंट को, जबकि आपको देना था लो डोज का। ठीक है, तो ये भी एक मेडिकेशनल एरर का रिस्क रहता है। यहाँ पे आपको एक एडिशनल चीज बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जो मेडिकेशनल एरर होते हैं वो फर्स्ट 2 जो प्रोडक्ट थे अपने पॉइंट, उनकी वजह से होते हैं, यानी कि पुअरली हैंड रिटन मेडिकेशनल ऑर्डर्स एंड वर्बल डायरेक्शंस, इनकी वजह से आपके सबसे ज़्यादा मेडिकेशनल एरर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि जब आप हाई रिस्क जो मेडिसिन है उनको आप जब चेक कर रहे हैं, यानी आप उनको जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप नॉर्मल ड्रग्स देते हो उनसे थोड़ा प्रोसीजर अलग है और हाई केयर के साथ दिया जाता है, यानी कि आप इंश्योर करते हो कि आप जो ड्रग दे रहे हो वो सही डोज, सही रूट और सही पेशेंट को दी जाती है, जो पेशेंट के 6 राइट्स हैं उनके साथ। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है, स्पेशली केस के अंदर हाई रिस्क ऑफ द मेडिसिन, यानी ऐसी मेडिसिन जिनके साथ हाई रिस्क रहता है उनमें ये चीज़ करनी पड़ती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें चेक करते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट रहता है अपना कि वेन एवर दीज मेडिकेशंस आर प्रेस्क्राइब्ड
द नर्स विल टेक स्पेशल नोट ऑफ दीज, यानी कि जब भी आपको ये प्रिस्क्राइब की जाती हैं मेडिसिन जो हाई रिस्क वाली हैं, तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि ये रिस्क जो ड्रग है वो हाई रिस्क ड्रग है और आपको स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट अपन बात करें तो अपन बोलते हैं कि द डोजेज प्रिस्क्राइब्ड विल बी चेक्ड, यानी कि आपको जो पेशेंट है उसको डॉक्टर ने कितनी डोज दी है, यानी कि आपके सपोज 2 ml देना है, 4 ml देना है, या फिर BD TDS यानी कि दिन में 2 बार या 3 बार, जो उन्होंने डोज बोला है एंड जो उन्होंने रूट बोला है वो आपको डबल चेक करना है कि आप उस डोज में ही दे रहे हो या फिर सही दे रहे हो। अब थर्ड चीज होती है, इफ द डोज इज आउटसाइड द नॉर्मल रेंज देन द डोजेज विल बी कंफर्म्ड विद द कंसल्टेंट बिफोर प्रिपेयरिंग और सेटिंग अप द मेडिकेशंस। यानी कि कुछ ड्रग्स होती हैं, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, डाइजॉक्सिन एक ड्रग होती है जो काफ़ी इमरजेंसी ड्रग्स में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होती है। वो क्या कर सकती है, आपके हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा स्लो कर सकती है और उसकी वजह से पेशेंट क्या हो सकता है, कई बार हाई रिस्क में चला जाता है, उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी आ सकती है अगर आपने मेडिसिन उसको ज़्यादा दे दी तो एक नॉर्मल लिमिटेड रेंज रहती है उनकी कि आप इसी रेंज में उसको दे सकते हो। तो अगर आपने डॉक्टर ने उससे ज़्यादा रेंज लिख रखी है उस कंसेंट में, आपके जो रिटर्न ऑर्डर हैं उनमें आपके जो ड्रग की डोज है वो आपके बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है कि सर आपने जो डोज लिखी है वो सही है क्या, क्योंकि वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, आपके अगर बाय मिस्टेक डॉक्टर ने हाई लिख दिया डोज तो आपके वो करेक्शन हो जाएगा और मेडिकेशनल एरर होने से बच जाएगा। लास्ट अपन बात करें तो आपको क्या करना होता है, द एम्प्यूल्स और वायल्स एज द केस में बी विल बी टेकन इन कंसोनेंस विद द डोज। यानी कि आपको क्या करना है कि अगर आपके पास वायल है या फिर एम्प्यूल है तो आपको क्या करना है कि उस वायल के अंदर कितनी डोज है। कई बार क्या होता है कि आपके 4 ml की वायल है उसमें कितना मिलीग्राम आपके ड्रग है वो अलग अलग वेरी करता है। सो आपको क्या करना है, ये डबल चेक कर लेना है कि आपने जो मेडिकेशन का जो वायल है या एम्प्यूल है उसमें उसी अमाउंट में ड्रग है जिसमें आपको देनी है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन, यानी कि आप कैसे वेरीफाई करते हो कि हाँ आपको ड्रग देनी है, तो आप पहले उसका वेरिफिकेशन करते हो। तो वेरिफिकेशन करने के लिए अपन क्या क्या चीज़ें काम में लेते हैं, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि द फार्मेकोलॉजिकल नेम एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, यानी कि जो आपकी ड्रग है उसका आपका फार्मेकोलॉजिकल जो नेम है वो एंड उसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो आपको क्या करनी होती है, सबसे ध्यान में रखनी होती है, यानी सबसे पहले चेक करनी होती है। सेकेंड अपन बात करें तो कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ केमिकल इन ईच एम्प्यूल और वायल, यानी कि आपको क्या करना है, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 4 ml में अलग अलग mg की आपके सेम एम्प्यूल हो सकती हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन देखना है, उसकी कितनी उसके अंदर डोज है वो देखनी है, और आपको मिलाना है कि आपका जो केमिकल आप दे रहे हो यानी जो ड्रग आप दे रहे हो वो जितना आपके डोज रिक्वायर्ड है उतना ही हो। नेक्स्ट थर्ड अपन बात करें तो सम ऑफ टोटल डोज इफ मोर देन 1 एम्प्यूल और वायल इज यूज्ड। कई बार क्या होता है, सपोज आपके जो प्रिस्क्रिप्शनर है यानी आपके जो डॉक्टर हैं उन्होंने क्या किया है 8 mg लिखा है आपके, यानी कि आपको कोई एक ड्रग है वो 8 मिलीग्राम देनी है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, एक एम्प्यूल है जिसके अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ 4 ml ही है, यानी कि आपके पास 4 ml ही एम्प्यूल में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 एम्प्यूल एक बार में यूज लेनी पड़ेंगी। तो आपको क्या करना है कि ये चीज स्पेशली ध्यान रखनी है कि आपको अगर एक या एक से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा एम्प्यूल अगर आप काम में ले रहे हो तो आपको क्या करना है, डबल चेक करना है कि आपके जो डोज हैं वो रिक्वायर्ड सेम रहे। नेक्स्ट है आपके नंबर 4 पॉइंट, रूट ऑफ मेडिकेशन, यानी कि आपको किस रूट से देनी है, IM देनी है या IV देनी है या सबक्यूटेनियस देनी है, वो आपको चेक कर लेना है दोबारा से। नेक्स्ट अपन बात करें तो कंसल्टेंट का जो ऑर्डर है, यानी कि आपका जो डॉक्टर है उनका ऑर्डर भी आपको एक बार दोबारा चेक करना है बिफोर गिविंग द डोज। नेक्स्ट है आपका नंबर 6 पॉइंट, अबाउट टू बी वेरीफाइड बाय अनदर नर्स प्रायर टू लोडिंग द मेडिसिन। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके जो साथी नर्स हैं उसके साथ आपको क्या करना है, उनको एक बार दोबारा वेरीफाई करवाना है, यानी कि 2 नर्स वेरीफाई करेंगी हाई रिस्क ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले। यानी सपोज आपको वो ड्रग देनी है और यहाँ पे आप और मैं एक साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा,
आप एक बार ये चीज़ें सारी चेक करोगे, जो आपने 5 चीज़ें बोली हैं वो, फिर आप क्या करोगे, आप सेकंड आपका जो नर्स है उसको बुलाओगे, उसको वो भी ये चीज़ें सेम वेरीफाई करेगा दोबारा, और फिर अपने साइन करेगा रेड पेन से, एंड देन आप उसको वो ड्रग दोगे, ठीक है, पेशेंट को। नेक्स्ट है अपना नंबर 7 ड्रग 7 एडमिनिस्टर्ड एट द रेट एंड बाय द रूट एडवाइस, यानी कि जिस रेट से आपको देना है और जिस रूट से आपको देना है, आपको उसी रूट और उसी आप बोल सकते हो रेट से देना होगा, ठीक है। न रेट को ज़्यादा करना है न कम करना है, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं तभी आपको वो चेंज करना है, अदर देन दैट आपको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट अपन बोलते हैं इन्फ्यूजन ऑफ हाई रिस्क मेडिकेशन विल बी क्लियरली लेबल्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग पर ml विल आल्सो बी मेंशन्ड इन द लेबल। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, जब आप उसको कंटिन्यूसली वो ड्रग दे रहे हो, सपोज आपके आईवी रूट से जा रही है वो ड्रग और आपको 8 आवर्स में देनी है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, एक लेबल लगा देते हैं। उस लेबल पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, यानी कि आपको आपने जो ड्रग दी है वो कौन सी है, इसके अलावा उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, और आपने उसको किस डोज में दिया है वो, प्लस आपने उसको किस रेट में दिया है वो, ठीक है। आपको ये सारी चीजें उस लेबल के ऊपर क्या करनी पड़ेंगी, मेंशन करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपको द हाई रिस्क मेडिकेशन विल बी केप्ट इन सच ए वे दैट इट इज एक्सेसिबल टू ऑथोराइज पर्सन ओनली, यानी कि आपको जो हाई रिस्क मेडिकेशंस हैं उनको खुले में नहीं छोड़ना है, आपको उनको क्या करना होता है, डोर में लॉक करके रखना पड़ता है कैबिन में, एंड आपका जो असेस है उनका, एक्सेस है उनका, वो सिर्फ और सिर्फ किसको रहेगा, ऑथोराइज पर्सन्स को रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ दीज ड्रग्स विल बी मेंटेन्ड एंड एनी डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मेडिकेशनल डायरेक्टर, यानी कि अगर आपको क्या करना है, इनकी कितनी डोज आपके पास अवेलेबल है स्टोर के अंदर, वो आपको ध्यान रखनी है, और अगर कोई गड़बड़ आती है तो मेडिकल जो डायरेक्टर होता है उसको इन्फॉर्म करना है, यानी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि ये मेडिसिन गायब है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 11 नंबर पॉइंट की, वो है डिस्प्ले ऑफ हाई रिस्क ऑफ मेडिकेशन, यानी कि आपको क्या करना है कि हाई रिस्क मेडिकेशन जो है, यानी कि आपको बताना है कि ये ड्रग जो है वो क्या है, हाई रिस्क मेडिकेशन है, या तो आप लेबल पे लिख सकते हो या फिर आपको अलग से इंडिकेट कर देना है उसको कि ये हाई रिस्क मेडिकेशन है। एंड लास्ट अपन बोल सकते हैं ये चीज़ कि आपका जो सीनियर नर्स है उसको रेड पेन के थ्रू वो वेरीफाई करेगा कि हाँ आपने ये सारी चीज़ें क्या की हैं, फॉलो करी हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ हाई रिस्क मेडिसिन की, यानी कि कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं जिनको हम हाई रिस्क मेडिसिन के अंदर काउंट करते हैं। यहाँ पे हम जब ड्रग्स पढ़ने वाले हैं इनका सबसे पहले हम यूज देखेंगे, और अब फिर अपन देखेंगे कि अगर इनको आपने एरर दे दिया, यानी कि आपने थोड़ा गलत दे दिया इनको, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंजेक्शन एडिनोसिन की। एडिनोसिन क्या होता है, आपके एक आप बोल सकते हो एनाल्जेसिक ड्रग है। एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर के लिए एक तरह के में काम आती है, यानी आप बोल सकते हो पेन के लिए दी जाती है। ये ड्रग क्या होती है, आपके नर्व पेन में ज़्यादा देते हैं अपन, यानी कि नर्व पेन के लिए दी जाती है। और एक तरीके से अगर इसकी डोज ज़्यादा हो गई तो ये क्या कर सकता है, सीएनएस को सप्रेस कर सकता है, यानी सीएनएस सप्रेसेंट का काम कर सकता है। जब आपका सीएनएस सप्रेस हो जाएगा तो आपके ब्रीदिंग वगैरह डिफिकल्टी आके, या आप बोल सकते हो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आके, और आपकी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा हाई रिस्क मेडिसिन होती है। सेकेंड अपन बात कर लेते हैं इंजेक्शन एड्रेनलिन। सो एड्रेनलिन क्या करता है, आपके सिंपैथेटिक ड्रग में काउंट होता है, यानी कि आपके हार्ट रेट वगैरह को बढ़ा देता है। सिम्प्टोमेटिक सिस्टम जो होता है आपका, यानी कि आप बोल सकते हो सिंपैथेटिक सिस्टम, उसको आपको क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट वगैरह भी आ सकता है अगर आपने हाई डोज दे दी तो, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी भी शो देख सकता है पेशेंट। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अमीनोफाइलिन की। सो अमीनोफाइलिन क्या करती है, आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जब होती है पेशेंट को, तब अपन उसको अमीनोफाइलिन देते हैं, और उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी जब होती है तब देते हैं अपन। यहाँ पे अगर आपने इसको ज़्यादा दे दिया तो आपके यहाँ पे क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है।
नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंजेक्शन एट्रोपिन की। तो इंजेक्शन एट्रोपिन जो होता है वो अपने क्या करते हैं, हम अगर किसी ने पॉइजन खा लिया है उस कंडीशन में, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके हार्ट रेट को स्लो करना है अगर आपको, तो अपन एट्रोपिन देते हैं। तो यहाँ पे अगर एट्रोपिन की ओवरडोज हो गई तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पेशेंट का हार्ट फेल हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंजेक्शन की। तो नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका इंजेक्शन एट्रेक्यूरियम। एट्रेक्यूरियम किस में काम आता है, तो एट्रेक्यूरियम के लिए अपन बोलते हैं ये एक मसल रिलैक्सेंट है, यानी मसल को रिलैक्स करने का काम करता है। इसके लिए अपन बोलते हैं कि आपका अगर आप इसको आपने हाई डोज में दे दिया तो पेशेंट क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उसकी वो वीक होके वो पेशेंट क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है पेशेंट की। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बीटा लॉक की। तो बीटा लॉक क्या है, एक तरीके का आपके हार्ट अटैक के दौरान दिया जाता है, यानी कि हार्ट अटैक को रोकने के लिए आपके बीटा लॉक मेडिकेशन दी जाती है, और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा यूज में लिया तो आपको कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपकी ड्रग है बोट्रोपेज। बोट्रोपेज को अपन कहाँ काम में लेते हैं, तो अपन बोलते हैं कि बोट्रोपेज भी सेम जगह ही काम आती है जैसे आपके बीटा लॉक काम में आई थी वैसे ही, एंड कार्डियक से रिगार्डिंग आपके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर इसका ओवरडोज लिया गया तो। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट की। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट मेजरली अपन देते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो, या आप बोल सकते हो जब कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर कम है तब देते हैं अपन। अगर आपने इसको ओवरडोज में दे दिया तो यहाँ पे आपके क्या हो सकता है, मसल स्पाज्म वगैरह देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है इंजेक्शन कैल्शियम सिट्रेट। सो कैल्शियम सिट्रेट भी सेम यूज लिया जाता है जैसे आपके कैल्शियम ग्लूकोनेट है, और इसका भी साइड इफेक्ट सेम ही है, या आप बोल सकते हो ओवरडोज का इफेक्ट सेम ही रहता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल स्पाज्म आ जाता है, या फिर आप बोल सकते हो एपिलेप्सी भी आ सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इंजेक्शन कोडारोन की। सो कोडारोन क्या होता है, आपके ये जो कोडारोन ड्रग होती है ये आपके काम में आती है डिसरिथमियाज के लिए, यानी कि अगर आपके हार्ट जो रेट है वो अगर इरेगुलर है उसके लिए अपन क्या देते हैं, कोडारोन देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इसको ज़्यादा डोज में दे दिया तो यहाँ आपके कार्डियक डिप्रेशन हो सकता है, यानी आप बोल सकते हो कि आपका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंजेक्शन डाइजीपाम की। सो डाइजीपाम क्या होता है आपके, डाइजीपाम अपन बोलते हैं एक नर्व रिलैक्सेंट है, यानी कि आपके नर्व को रिलैक्स करने का काम करता है। अगर आपने इसको हाई डोज में दे दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा और आपको रेस्पिरेटरी फेल्योर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंजेक्शन डाइजॉक्सिन की। सो डाइजॉक्सिन आपके क्या होता है, कार्डियक डिसरिथमियाज के अंदर दिया जाता है, एंड अगर आपने इसकी ओवरडोज दे दी है तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आपको सेम कंडीशन हो सकती है, कार्डियक क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा कार्डियक सिस्टम, एंड उसकी वजह से पेशेंट क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, हार्ट बीट 60 से भी कम जा सकती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंजेक्शन डोपामिन की। सो डोपामिन आपके क्या होता है, अगर आपके पेशेंट को बीपी बहुत ज़्यादा लो है तो उस कंडीशन में अपन डाइजॉक्सिन ड्रग देते हैं, डोपामिन ड्रग देते हैं। अगर आपने डोपामिन ड्रग दी है पेशेंट को, सो इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे पेशेंट का क्या हो सकता है, आपको अलर्टनेस देखने को मिल सकती है, अल्टरनेस सकते हैं, इसके अलावा उसके हेडेक वगैरह देखने को मिल सकता है, एंड अदर साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं रिगार्डिंग सीएनएस। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं डोब्यूटामिन की। सो डोब्यूटामिन क्या होता है, आपके कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर दिया जाता है, यानी कि जब पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है तब अपन ये ड्रग काम में लेते हैं, और इसका एक सीवियर साइड इफेक्ट होता है कि पेशेंट को इडीमा वगैरह हो सकता है, एंड आप बोल सकते हो कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डियक के अंदर शॉक जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एफिड्रिन की। एफिड्रिन क्या होता है आपके, ये भी सेम बीपी लो पेशेंट को दिया जाता है, एंड इसके भी साइड इफेक्ट्स आपके सेम जैसे डोपामिन के थे वैसे ही हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंजेक्शन एप्सोलिन की। सो एप्सोलिन आपके किस काम में आता है, अपन बोलते हैं जिन पेशेंट्स को मिर्गी के दौरे आते हैं या आप बोल सकते हो सीजर्स आते हैं, उन पेशेंट्स को अपन क्या करते हैं, एप्सोलिन देते हैं। एप्सोलिन के अंदर यहाँ अपन बोलते हैं अगर किसी पेशेंट को हमने ओवरडोज दे दी तो यहाँ इसका एक साइड इफेक्ट होता है, ये मसल रिलैक्सेंट का भी काम करता है, और नर्वस जो सिस्टम होता है उसको क्या करता है, डिप्रेस कर देता है। तो यहाँ भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो अगर फेंटेनाइल की, अगर इंजेक्शन फेंटेनाइल अपन कब देते हैं, सो इंजेक्शन फेंटेनाइल ये एक पेन किलर के तरीके से काम में आता है, यानी पेन को रिलैक्स करने के लिए काम में देते हैं अपन, और ये क्या कर सकता है, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर सकता है, एंड साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड।
पोटेशियम क्लोराइड जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई रिस्क मेडिसिन में आती है। पोटेशियम क्लोराइड अपन काम में लेते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर यदि पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा लो है, उस कंडीशन में यहाँ पे इसका एक बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफेक्ट होता है, या बोल सकते हो हाई रिस्क रहता है कि पेशेंट को जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो सकती हैं। तो यहाँ अपन डोज का बहुत ज़्यादा स्पेशली ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंजेक्शन सोडियम वेल्पोरेट की। सोडियम वेल्पोरेट अपन के किस में काम में आता है, तो अपन बोलते हैं सोडियम वेल्पोरेट जो होता है उसको अपन काम में लेते हैं सीजर्स के लिए, यानी ये भी एक एंटी सीजर्स ड्रग है, ठीक है। तो यहाँ भी इसका भी साइड इफेक्ट सेम आता है जैसे अपने एप्सोलिन का आया था। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो ड्रग है वो है अपनी थायोपेंटोन। थायोपेंटोन के लिए अपन बोलते हैं कि आपके ये थायोपेंटोन होती है वो एक जनरल एनेस्थीसिया के लिए काम में लिया जाने वाला ड्रग है, यानी इससे अपन पेशेंट को बेहोश करने का काम करते हैं। अगर आपने इसकी ज़्यादा डोज दे दी तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो सकता है, एंड रेस्पिरेटरी सेंटर के डिप्रेस होने की वजह से यहाँ पेशेंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो ड्रग है वो है अपनी इंजेक्शन हिपेरिन। हिपेरिन अपन किसके लिए काम में लेते हैं, हिपेरिन अपन काम में लेते हैं आपके एंटीकोगुलेंट का, यानी कि ये क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है, यानी आपका खून का जो थक्का जिसको अपन बोलते हैं उसको बनने से रोकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको अपन कब काम में लेते हैं, जब किसी पेशेंट को सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का चांस रहता है, तो उसको अपन ये काम में लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है, इंजेक्शन हिपेरिन क्या करता है, आपके ब्लड को थक्का नहीं जमने देता है, यानी आपके ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए उस पेशेंट को जो ये ड्रग ले रहा है अगर उसको थोड़ी मोटी चोट लग गई, ठीक है, यानी उसको ब्लीडिंग हो गई, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पेशेंट को ब्लीडिंग वो रुकेगी नहीं काफ़ी और ब्लड लॉस काफ़ी हो सकता है। तो ये भी एक हाई रिस्क मेडिसिन रहती है। इंजेक्शन हिपेरिन दो फॉर्म में मिलता है, रेगुलर एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, या फिर इसको हम बोलते हैं LMWH। तो यहाँ पे फ़र्क इतना ही है बस, इंजेक्शन जो हिपेरिन होता है उसको आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं कि इसकी डोज वगैरह ज़्यादा नहीं हो जाए, जबकि इंजेक्शन हिपेरिन जो है लो मॉलिक्यूलर वेट वाला उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंजेक्शन इंसुलिन की। इंजेक्शन इंसुलिन के बारे में आपको पता ही होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए अपन काम में लेते हैं। अगर इसकी हाई डोज हो जाती है तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है आपके ग्लाइकोजेनिक शॉक देखने को मिलता है, यानी आप बोल सकते हो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आइसोप्रेनलिन की। आइसोप्रेनलिन जो होता है वो आपके ब्रेडिकार्डिया के अंदर देते हैं अपन पेशेंट को, यानी किसी की हार्ट रेट अगर कम है तो उसको अपन देते हैं। यहाँ पे अगर इसकी बहुत ज़्यादा डोज हो गई तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, टैकीकार्डिया भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसोप्टिन की। इसोप्टिन अपन देते हैं अगर किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो उस पेशेंट को अपन इसोप्टिन ड्रग देते हैं। इसोप्टिन ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या होता है, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे दिया तो यहाँ क्या हो सकता है, पेशेंट का बीपी लो हो सकता है और वो शॉक की वजह से मर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगर मैग्नीशियम सल्फेट की, तो मैग्नीशियम सल्फेट भी एक एंटी सीजर ड्रग है, जैसे कि आपकी थायोपेंटोन थी एंड एप्सोलोन थी, सेम है, और इसका भी साइड इफेक्ट आपके सेम ही होता है, यानी कि आप बोल सकते हो नर्वस सिस्टम को ये सप्रेस कर सकती है। नेक्स्ट आपके बात करें अगर मॉर्फिन की, मॉर्फिन क्या होती है, एक तरीके की आपके बोल सकते हो पेन किलर होती है, और ये केस में काम में लेते हैं अपन नर्व रिलैक्सेंट के तौर पे काम में लेते हैं, यानी नर्वस सिस्टम को सप्रेस करने में काम में लेते हैं। अगर आपने इसकी डोज बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, आपको नर्वस सिस्टम है वो क्या हो सकता है, सप्रेस हो सकता है, एंड पेशेंट की रेस्पिरेटरी अरेस्ट से डेथ हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें मिडाजोलाम की। मिडाजोलाम जो होता है आपका वो एक एनेस्थीसिया के तौर पे काम में लिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया के लिए ड्रग काम में लेते हैं, और अगर इसकी ज़्यादा डोज दे दी अपन ने तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पेशेंट को आप बोल सकते हो रेस्पिरेटरी डिप्रेस होके वो पेशेंट एक्सपायर हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें अगर सेकंड ड्रग की, तो नेक्स्ट अपनी नाइट्रोग्लिसरीन्स। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होती है, अपन ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको हार्ट अटैक हो सकता है कभी भी, या आप बोल सकते हो कार्डियक अरेस्ट या MI के पेशेंट्स को अपन सबसे ज़्यादा ये ड्रग देते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ अपने पेशेंट हो सकता है वो इरिटेट हो सकता है, उसको माइग्रेन वगैरह हो सकता है बहुत सीवियर, एंड उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अल्टर्ड हो सकती है अगर आपने इसको हाई डोज में ले लिया तो।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉर एड्रेनलिन की। तो ये भी आपके एड्रेनलिन जो इंजेक्शन था सेकंड नंबर का, वैसे ही आपके काम में लेते हैं। नॉर एड्रेनलिन भी नोवारेड के नाम से आता है और इसका भी सेम इफेक्ट है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे दिया तो ये सिंपैथोमिमेटिक होता है और आपके सिंपैथिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें अगर इंजेक्शन पैथिडीन की, तो पैथिडीन क्या होता है, एक ओपियोइड ड्रग है, यानी कि आप बोल सकते हो पेन किलर में अपन मेनली काम में लेते हैं और ये क्या कर सकती है, आपके कार्डियक सिस्टम को डिप्रेस कर सकती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फिनोबार्बिटॉन की। तो फिनोबार्बिटॉन क्या होती है, एक तरीके का सिडेटिव होता है, यानी सेम आप बोल सकते हो नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं अपन, डिप्रेस करने का काम करती है आपकी फिनोबार्बिटॉन ड्रग। सो फिनोबार्बिटॉन अपन किस में काम में लेते हैं, पेशेंट को नर्वस सिस्टम को सप्रेस करने के लिए एंड पेन से रिलीफ देने के लिए। अगर इसकी आपके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई या आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा डोज हो गई तो यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियक सिस्टम डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंजेक्शन प्रोपोफोल की। तो प्रोपोफोल क्या होता है, आपके जनरल एनेस्थीसिया में काम में लिया जाता है प्रोपोफोल, एंड अगर आपने इसकी ज़्यादा डोज दे दी तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेरिनेस की। सो इंजेक्शन जो सेरिनेस होता है आपके, वो किस में काम में लेते हैं, सो अपन बोलते हैं ये एक एंटी साइकोटिक ड्रग है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जैसे कि मेनिया हो गया, बाइपोलर हो गया, ये सब कंडीशंस, इनमें इस पेशेंट को अपन ये देते हैं। अगर ये आपने हाई डोज में दे रखी है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पेशेंट को जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं वो आपके आ सकते हैं, यानी आप बोल सकते हो डिप्रेशन वगैरह देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपके हेडेक वगैरह इनमें कॉमन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज की। सो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है आपके, जैसे आपने हिपेरिन काम में लिया था वैसे ही अपन स्ट्रेप्टोकाइनेज भी काम में लेते हैं, यानी ये भी आपके ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। देन अगर इसका आपने हाई डोज दे दिया या फिर आप बोल सकते हो डोज में अल्टरनेशन कर दिया, मेडिकेशनल एरर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो आपकी ड्रग है वो है वैक्यूरोनियम ड्रग। वैक्यूरोनियम ड्रग क्या करते हैं, अपन जनरल एनेस्थीसिया के तरह से काम में लेते हैं, यानी इसको जनरल एनेस्थीसिया के लिए काम में लिया जाता है और इसका भी सेम इफेक्ट होता है। अगर आपने इसको हाई डोज में दे दिया तो आपके क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम या कार्डियक सिस्टम क्या हो सकता है, आपके डिप्रेस हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें अगर जाइलोकार्ड की, इंजेक्शन जाइलोकार्ड, तो ये भी आपके क्या होता है, ये एक तरीके का लोकल एनेस्थीसिया होता है आपके, और यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके नर्वस सिस्टम पे एक साइड इफेक्ट आ सकता है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई डोज में दे दिया तो हो सकता है कि उस पेशेंट का वो पर्टिकुलर लोकल ऑर्गन और उससे नीचे वाला जो ऑर्गन है वो काम करना बंद कर दें। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एंटी मेलिग्नेंसी ड्रग्स की, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आती हैं। तो ये ड्रग क्या होती हैं, आपके सेल्स को किल करने का काम करती हैं। तो अगर आपने इनको हाई डोज में दे दिया तो आपके यहाँ क्या हो सकती है, नॉर्मल सेल्स की भी डेथ हो सकती है और पेशेंट को सीवियर हार्म हो सकता है। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे हाई रिस्क मेडिसिन के, उनके यूज़ के, और आप बोल सकते हो कि इनको अपन क्यों यूज़ नहीं लेते हैं, या फिर क्यों यूज़ नहीं लेते हैं से मेरा मतलब है यहाँ पे हाई डोज में क्यों यूज़ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई रिस्क मेडिसिन, या आप बोल सकते हो यहाँ पे अपन ने पूछा है कि इनमें से कौन सी हाई रिस्क मेडिसिन नहीं है। तो यहाँ अपन ने सबसे पहले पढ़ाई था पोटेशियम क्लोराइड बिल्कुल है, इंसुलिन है, मॉर्फिन है, कीमोथेरेपी जो होती है, कीमोथेरेपी का यहाँ मतलब है कि आपके जो नॉर्मल ड्रग्स होती हैं उनको पहले कीमोथेरेपी नाम से जाना जाता था, तो यहाँ जो ऑप्शन है वो डी सही होता है आपका, कीमोथेरेपी। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, विच मेडिकेशंस आर कॉमनली इन हाई रिस्क कंडीशन, यानी आप हाई रिस्क कंडीशन में कौन सी मेडिकेशंस कॉमनली देते हैं। सो हिपेरिन लॉक अपन देते हैं बिल्कुल, इंसुलिन हमने देते हैं, अपन ने पढ़ा था ड्रग्स में, मॉर्फिन, ये तीनों नाम थे आपके इमरजेंसी ड्रग्स के अंदर, हाई रिस्क ड्रग्स के अंदर ये नाम थे। सो यहाँ ऑप्शन सही हो जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वेरीफाई विद मेडिकेशंस ऑर्डर बाय ए, ब्रैकेट है, इन रेड पेन, यानी कि आप बोल सकते हो रेड पेन से आपके जो मेडिकेशन वेरीफाई है वो कौन करेगा। सो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर, सीनियर नर्स, जूनियर नर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव।
सो यहाँ आपको पढ़ा है अपन ने पहले ऑलरेडी कि यहाँ पे जो साइन होगा रेड पेन से वो कौन करेगा, सीनियर नर्स करेंगे। चलिए थैंक यू, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।